हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल वेदांत गुप्ता ह्यूमैनिटीज़ पर। मेरा नाम वेदांत है। क्लास 10th में आई गॉट 99%, क्लास 12th में आई गॉट 97% और अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूं। जैसा कि हमनेल देखकर आप जान गए होंगे, हमारा पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर है ये। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्लास 12th के अंदर पॉलिटिकल साइंस की दो बुकें होती हैं। पहली बुक का नाम है वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरी बुक का नाम है इंडियन पॉलिटिक्स। हम इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के अंदर क्या पॉलिटिक्स होती है वो सब हम इस बुक के अंदर समझते हैं। ये हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और पार्ट 1 को देखिए, ताकि आपको ये चैप्टर बेटर तरह से समझ आए। मैंने आपको समझाया कि चैप्टर का नाम था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी आज़ादी के बाद क्या-क्या मुश्किलें आई भारत को। हमने समझा कि आज़ादी के बाद 3 तरह की प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए वो कौन से 3 तरह के चैलेंजेस थे। पहला, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, तरह-तरह के लोग रहते हैं और उनको एक साथ रखना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, देश में डेमोक्रेसी को लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, लोगों को इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स देनी है। और तीसरा, सभी लोगों का डेवलपमेंट करना है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो लोअर कास्ट हैं, वुमेन हैं, उनको बहुत ऑप्रेस किया जाता, तो हर एक लोग का डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए हम डीपीएसपी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये भी समझ लिया था कि पार्टीशन का क्या मतलब है, पार्टीशन क्यों किया गया, टू नेशन थ्योरी क्या थी हमने वो भी समझा। कमेंट में आप बताइएगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रही थी। टू नेशन थ्योरी के चलते भारत और पाकिस्तान दो नए देश बनते हैं। फिर पार्टीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हमने ये भी समझा, क्या क्या मुश्किलें आई, पार्टीशन का रिजल्ट क्या निकला, कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, ये भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर समझ लिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, यानी पार्टीशन भी हो गया, बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हुआ, लेकिन यहाँ पे सारी बात खत्म नहीं हुई। हमें अगली मुश्किल आई कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। उन प्रिंसली स्टेट को इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करना था। हम एकदम बेसिक से बात करेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं। सर ने तो बोल दिया कि हम प्रिंसली स्टेट की बात करेंगे। पहले समझते हैं व्हाट इज प्रिंसली स्टेट। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 200 सालों तक, 200 ईयर्स तक जो ब्रिटिश लोग हुआ करते थे, जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे, वो इंडिया पे राज करते हैं। वो इंडिया पे राज करते हैं और इसीलिए उस समय इंडिया के दो पार्ट्स हुआ करते थे। इंडिया को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला, एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस हुआ करते। क्या हुआ करते? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस हुआ करते। और दूसरे प्रिंसली स्टेट हुआ करते। इनके बीच का जो अंतर है वो हमको मालूम होना चाहिए। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस ऐसे एरियाज थे जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता, मतलब ऐसे प्रांत, ऐसे राज्य जहां पे अंग्रेजों का शासन है, जैसे कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, उन्हें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस कहा जाता। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट का मतलब था, ये ऐसे एरियाज थे जो कि रूल किए जाते, रूल्ड बाय किंग्स, जो कि राजा महाराजाओं के द्वारा रूल किए जाते। मतलब प्रिंसली स्टेट ऐसा एरिया था जहां पे नवाब, निजाम, राजा महाराजा राज किया करते, यहाँ पे प्रिंस हुआ करते। लेकिन ये प्रिंसली स्टेट भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। ये प्रिंसली स्टेट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं थे। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसली स्टेट का जो इंटरनल मैटर है, जो वहाँ के अंदरूनी मामले हुआ करते, जैसे कि फाइनेंस हो गया, जैसे कि अंदर एग्रीकल्चर हो गया, टैक्स हो गया, वो प्रिंस लोग कलेक्ट किया करते। लेकिन जो एक्सटर्नल मामले हुआ करते थे, जैसे डिफेंस, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे रेवेन्यू जनरेशन, ये सब ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते। यानी जो प्रिंसली स्टेट हैं वो अंदरूनी मामलों में स्वतंत्र हुआ करते और एक्सटर्नल अफेयर्स में वो अंग्रेजों पे डिपेंड किया करते। और इसी डिपेंडेंस को इंग्लिश में कहा जाता है सुजेरेंटी। सुजेरेंटी मतलब होता है जब आप किसी पे डिपेंड करते हो, या इसे हम पैरामाउंसी भी कहते हैं। पैरामाउंसी का मतलब होता है जब आप किसी के अधीन होते हो। तो ये प्रिंसली स्टेट किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। ये अंग्रेजों की डोमिनेंस को एक्सेप्ट करते थे। और इन टोटल देखा जाए तो उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते, यानी उस समय अपने देश के अंदर लगभग
565 रियासतें हुआ करती, रजवाड़े हुआ करते। आई होप आपको एकदम बेसिक क्लैरिटी मिल गई होगी कि ब्रिटिश इंडिया को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहले प्रोविंस होते हैं जहां पे डायरेक्टली अंग्रेजों का राज है, जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। दूसरे प्रिंसली स्टेट हैं जहां पे राजा महाराजा हैं, लेकिन ये अंग्रेजों के अधीन होते थे। ये एक्सटर्नल अफेयर्स में ब्रिटिशर्स पर डिपेंड करते, जिसको आप इंग्लिश में सुजेरेंटी या पैरामाउंसी कहते हो, यानी अंग्रेजों की डोमिनेशन को, उनके आधिपत्य को स्वीकार करते। और प्रिंसली स्टेट इन टोटल कितने हुआ करते थे? लगभग 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते, और लगभग हर 4 में से एक भारतीय इन प्रिंसली स्टेट के अंदर रहता, और 1/3 एरिया जो है इंडिया का वो प्रिंसली स्टेट का पार्ट हुआ करता। यानी प्रिंसली स्टेट कोई छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी है। हर 4 में से एक भारतीय इन्हीं रजवाड़ों के अंदर रह रहा है। लगभग 33% इंडिया की जो जमीन है वो इन्हीं रियासतों के अंदर आया करती। तो ये सब तो अच्छा चल रहा है, फिर दिक्कत क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आई कि जब भारत को आज़ादी मिली, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ब्रिटिशर्स हमेशा यही चाहते थे कि इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए। तो जब ब्रिटिशर्स ने ये अनाउंस किया कि हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जो प्रिंसली स्टेट हैं, उनको हम ये पूरी आज़ादी देते हैं कि वो या तो इंडिया का पार्ट बन सकते हैं, या तो वो पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं, या तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। यानी ब्रिटिशर्स ने जाते जाते एक बहुत काली चाल चली, और उनकी चाल क्या है? डिवाइड एंड रूल। वो इंडिया को डिवाइड करना चाहते हैं। उन्होंने प्रिंसली स्टेट को 3 चॉइस दिया। उन्होंने बोला या तो प्रिंसली स्टेट इंडिया में जुड़ जाए, या तो पाकिस्तान में जुड़ जाए, या तो वो स्वतंत्र रह सकता है, या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। यानी ब्रिटिशर्स लोगों ने 565 प्रिंसली स्टेट को लीगली इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि अब ये हमारे डोमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये स्वतंत्र हैं। या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते, या तो आजाद रह सकते। और ये डिसीजन कौन लेगा? ये प्रिंसली स्टेट के लोग नहीं लेंगे, बल्कि वहां का राजा लेगा। प्रिंसली स्टेट के राजा का मन अगर इंडिया में आने का है तो वो इंडिया में आ जाएगा, पाकिस्तान जाने का है तो पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आप खुद ही सोचो, अगर 565 इतने सारे प्रिंसली स्टेट कहने लगे कि हमको इंडिपेंडेंट रहना है, तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। हैदराबाद अलग देश, मणिपुर अलग देश, भोपाल अलग देश, ट्रेवनकोर अलग देश, सौराष्ट्र अलग देश। मतलब कितना अजीब लगता, इंडिया के अंदर इतने सारे देश होते। तो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, और इससे देश की जो एकता है वो खंडित हो सकती है, वो टूट सकती है। और ये प्रॉब्लम ना बहुत जल्दी शुरू हो गई। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ देखने को मिली? सबसे पहले केरल के अंदर ट्रेवनकोर नाम का एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। ट्रेवनकोर के राजा ने बोला कि हमको आजाद रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। बच्चों, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। बोल देगा कि कौन से प्रिंसली स्टेट के राजा ने बोला कि हमको आजाद रहना है? तो ट्रेवनकोर के राजा ने बोला। अगले दिन हैदराबाद का जो निजाम है, हैदराबाद के राजा को निजाम कहा करते। अगले दिन निजाम कहता है कि हमको भी इंडिपेंडेंट रहना है, हमको भी स्वतंत्र रहना है। जो भोपाल के नवाब हुआ करते, वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही ज्वाइन नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि अगर इतने सारे जो प्रिंसली स्टेट हैं, अगर वो इंडिया से अलग होने की बात करेंगे, या फिर वो अगर इंडिपेंडेंट होने की बात करेंगे, तो भारत की जो एकता है वो खंडित हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आई? एग्जाम्पल में क्या दिया है? ट्रेवनकोर के राजा ने बोला आजाद रहना है, हैदराबाद के निजाम ने बोला आजाद रहना है, और भोपाल के जो नवाब हैं वो भी आजाद रहना चाह रहे थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी ज्वाइन नहीं किया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। ये एक सभा हुआ करती जिसको काम दिया गया था संविधान बनाने का। इसके अंदर अलग अलग कमिटीज हुआ करती थी, उनके अलग अलग चेयरपर्सन हुआ करते थे, और इसका काम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। और लगभग 2 सालों में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करती है। यानी अगर इतने सारे जो प्रिंसली स्टेट हैं वो इंडिया से अलग हो जाएंगे, तो भारत की जो एकता है वो खंडित हो जाएगी, और जो अपना इंडिया है वो छोटे 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 पार्ट्स में बट जाएगा। और किसी भी प्रिंसली स्टेट के अंदर लोगों को डेमोक्रेसी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां पे राजा महाराजा हुआ करते हैं, वहां पे मोनार्की होती है, तो वहां पे लोगों को डेमोक्रेसी भी नहीं मिलेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट के जो लोग हैं वो लोकतंत्र को पसंद करते हैं। और हमने आज़ादी के समय भी एक ही चीज़ बोला था कि हमको देश की एकता बचा कर रखना है, हमें देश में डेमोक्रेसी लाना है, और सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, ताकि हम भारत का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सके। लेकिन अगर इतने सारे प्रिंसली स्टेट इंडिया से अलग हो जाएंगे, तो देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आ पाएगी। देश हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और इन रियासतों के अंदर राजा महाराजा लोगों को गलत तरह से ट्रीट करेंगे, लोगों पे अत्याचार करेंगे। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद करके सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ज्वाइन करना है। हमारी जो समय इंटरिम गवर्नमेंट हुआ करती थी, व्हाट इज इंटरिम गवर्नमेंट? जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर,
उसने एक इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया था। इंटरिम मतलब होता है टेम्पररी। तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था वो एक टेम्पररी सरकार बनाया। उस टेम्पररी सरकार के पीएम जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। और इंटरिम गवर्नमेंट ने भी यही बोला कि हम प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ज्वाइन करवाएंगे ताकि भारत की एकता खंडित ना हो। यहाँ पे आपको माउंट बेटन प्लान के बारे में पता होना चाहिए। ये माउंट बेटन प्लान क्या है? भारत के जो आखिरी वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड माउंट बेटन, उन्होंने ये प्लान बनाया था जो कि जून 1947 में आया। इस माउंट बेटन प्लान के अंदर माउंट बेटन ने कहा कि हम भारत को आजाद करने जा रहे हैं, हम ब्रिटिश इंडिया को आजाद करने जा रहे हैं, लेकिन आजादी के साथ देश का बंटवारा होगा। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देश बनाए जाएंगे। और इसी माउंटबेटन प्लान में कहा गया कि प्रिंसली स्टेट के पास पूरी इंडिपेंडेंस होगी, कि वो स्वतंत्र रह सकते हैं, या तो भारत का हिस्सा बन सकते हैं या तो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। बच्चों, यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने की बहुत हाई चांसेस है कि वो कौन सा प्लान था जिसके अंदर इंडिया को आजाद किया गया। इंडिया को आजाद किया गया, भारत के दो टुकड़े किए गए, भारत के दो टुकड़े किए गए, इंडिया प्लस पाकिस्तान। और इसके अंदर बोला गया कि जो प्रिंसली स्टेट होते हैं वो अब से स्वतंत्र हैं, या तो भारत का हिस्सा बन जाए या तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो कौन सा प्लान था? वो है माउंट बेटन प्लान। और वो कब आया था? जून 1947 में उसको रिलीज किया गया था। अब हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट हुआ करती, मैंने आपको बता दिया, वो एक टेम्पररी गवर्नमेंट हुआ करती। उसके अंदर पीएम कौन थे? हमारे प्यारे जवाहरलाल नेहरू। उसके अंदर हमारे होम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रिंसली स्टेट को इंडिया के अंदर ज्वाइन कराना था कैसे भी करके, ताकि भारत की एकता और अखंडता मौजूद रहे। इसकी सारी जिम्मेदारी किसको दी गई? इसकी सारी जिम्मेदारी दी गई सरदार पटेल को। आपने इनका नाम अक्सर सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर हैं। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। होम मिनिस्टर मतलब जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर ध्यान देता है, जिनको आप गृह मंत्रालय कहते हो। ये हमारे देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। सरदार पटेल हमारे देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। इतना ही नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्ट हुआ करते। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, आप उसको याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अलग अलग कमेटी हुआ करती थी, हर एक कमेटी अलग अलग काम किया करती। वैसे ये कमेटी हुआ करती थी जिसका नाम था कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज। एक कमेटी हुआ करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जिसका काम था फंडामेंटल राइट्स को बनाना, माइनॉरिटीज की बात करना। और उसके चेयरपर्सन कौन थे? सरदार पटेल हुआ करते थे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखो, मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सरदार पटेल कौन है? पहले होम मिनिस्टर हैं, पहले डेप्यूटी पीएम है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक कमेटी हुआ करती थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, माइनॉरिटीज के अधिकारों के ऊपर, जिसके चेयरपर्सन सरदार पटेल हुआ करते। इतना ही नहीं, सरदार पटेल ने अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक पीजेंट मूवमेंट हुआ था जिसका नाम था बरदोली। बरदोली गुजरात के अंदर एक पीजेंट मूवमेंट हुआ था। तो बरदोली मूवमेंट किसने किया? सरदार पटेल ने किया। और यही वो सरदार पटेल हैं जो स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और आजादी के बाद पहले गृह मंत्री भी हैं। सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि आप प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करोगे, यानी जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको आप कैसे भी करके भारत का हिस्सा बनाओ, कैसे भी करके। सरदार पटेल ने बोला ठीक है, मैं कर दूंगा। इसीलिए लिखा है कि सरदार पटेल ने एक ऐतिहासिक रोल प्ले किया। प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजाओं के साथ इन्होंने बात करी और बहुत डिप्लोमेटिक तरह से इन्होंने बात की। इन्होंने अपना बहुत फर्म स्टैंड रखा और लगभग मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट को इन्होंने भारत के साथ जोड़ दिया। सुनने में कितना आसान लग रहा है कि प्रिंसली स्टेट के साथ बातचीत करके इंडिया में ज्वाइन कर दिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमको बहुत सारी स्किल चाहिए। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, क्योंकि कितने सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, आपको याद है? लगभग 565 प्रिंसली स्टेट है। इतने सारे राजा महाराजाओं के साथ बात करना खुद में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, और इसके लिए हमारे पास स्किलफुल परसुएशन होना चाहिए। यानी हमें हमारे अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि हम सामने वाले के साथ निगोशिएट कर सकें। हमारे अंदर ये हुनर होना चाहिए कि हम सामने वाले को परसुएड कर सकें। और सरदार पटेल के अंदर ये हुनर बहुत ज्यादा था। वो प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजाओं के साथ बात करते हैं और मोस्टली सभी प्रिंसली स्टेट को भारत में ज्वाइन कर देते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं, ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि कितने सारे प्रिंसली स्टेट हैं, 565, छोटे बड़े बहुत सारे। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे आज का जो उड़ीसा राज्य है उसके अंदर 26 रजवाड़े हुआ करते, और गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र नाम का इलाका है उसके अंदर 14 बड़ी रियासतें हुआ करती, और 119
छोटी रियासतें हुआ करती। मतलब इतने सारे प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजाओं के साथ निगोशिएट करना, ये काम कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ सरदार पटेल कर सकते हैं। नमन है सरदार पटेल को कि उन्होंने भारत की अखंडता को बनाया, भारत के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को उन्होंने मेंटेन किया। ये एग्जाम्पल आप याद रखोगे, यहाँ से एमसीक्यू आता है कि ओडिशा के अंदर 26 रियासतें हैं, और जो सौराष्ट्र रीजन है वो कौन से राज्य के अंदर है? गुजरात में है। उसके अंदर 14 बड़ी रियासतें हैं और 119 छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट हैं। इसीलिए सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सरदार पटेल को आयरन मैन इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने देश की एकता को बरकरार किया, उन्होंने देश की यूनिटी को बरकरार किया। आप ये भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके नाम पर बनाई गई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये जो प्रतिमा है, ये कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर बनाई गई है? ये आप कमेंट में बताइएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये वही है जिन्होंने प्रिंसली स्टेट के साथ बात किया और उनको भारत में जोड़ा। रियासतों का भारत में विलय करने का श्रेय इन्हीं महापुरुष को दिया जाता है। इनको भारत का आयरन मैन, लोह पुरुष भी कहा गया है। अब हमारी सरकार ने सोच तो लिया कि प्रिंसली स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाना है, लेकिन सरकार जो ये कह रही है, सरकार के दिमाग में तीन चीजें हैं, तीन ऐसी कंसिडरेशन है, तीन ऐसे चीजें हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट को लगता है कि प्रिंसली स्टेट को इंडिया में आना जरूरी है। मतलब तीन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया में शामिल करना चाहती है। पहला कारण क्या है कि इन प्रिंसली स्टेट के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं वो भारत का पार्ट बनना चाहती हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया, भारत हमेशा से डेमोक्रेसी की बात करता आया। जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तब भी हम कह रहे थे कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो कि लोगों के द्वारा बने, लोगों के लिए बने और लोग ही उस सरकार को चलाएं। इंडिया डेमोक्रेसी को ऑफर कर रहा है। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक व्यक्ति की बात सुनी जाती है और हर एक इंडिविजुअल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मोनार्की के अंदर ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा राजा होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। तो जो मोस्ट ऑफ द लोग थे प्रिंसली स्टेट के अंदर, वो इसीलिए इंडिया का पार्ट बनना चाह रहे थे। दूसरी चीज, हमारी जो गवर्नमेंट है वो फ्लेक्सिबल थी, ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी सरकार भी ये जानती है कि इतने सारे प्रिंसली स्टेट हैं, वो इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं। तो हमने उनको लालच भी दिया, हमने उनको ऑटोनॉमी भी दिया, फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया। इसका ये मतलब है कि हमने बोला कि अगर आप भारत में आओगे तो आपको हम थोड़ी बहुत स्वतंत्रता देंगे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम आपको स्वतंत्रता देंगे। यानी हमने लालच दिया, हमारी सरकार ने प्रिंसली स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर किया, ऑटोनॉमी ऑफर किया। हमारा आइडिया ये था कि देश के अंदर अनेकता बहुत है, प्लुरैलिटी बहुत है, और इतने सारे डाइवर्सिटी को अगर हमें एकोमुलेट करना है, इसके लिए हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। भाई अगर 4 तरह के लोग हैं, तो उनको एक साथ लाने के लिए थोड़ा बहुत तो किच-किच करना पड़ेगा, उनके साथ थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ज़्यादा सख्त हो जाओगे तो चारों लोग एक-एक झापड़ मार के निकल लेंगे, तो हमें थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी देना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, हमारी सरकार ये भी जान रही थी कि देश का पार्टीशन हो गया है, हमारा भारत 2 टुकड़ों में बँट गया है, तो अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सुप्रीम इम्पोर्टेंट ये है कि देश की टेरिटोरीज़ को प्रोटेक्ट करें, ताकि हम देश का अपना जो ये बॉर्डर है, ताकि अपने देश का ये जो बॉर्डर है, इसको हम प्रोटेक्ट करें। तो हमारे लिए सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ था देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि बाहर बहुत सारे दुश्मन हैं, पाकिस्तान ने हमला कर दिया आज़ादी के तुरंत बाद, तो हमें अपने देश की टेरिटोरीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ताकि देश की अखंडता और एकता बनी रहे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि वो 3 कारण क्या हैं जिसकी वजह से हम प्रिंसली स्टेट को इंडिया में लाना चाहते हैं। पहला कारण, वहाँ के लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। दूसरा, डाइवर्सिटी बहुत है तो हम फ्लेक्सिबल हैं, ऑटोनॉमी देने को तैयार हैं। तीसरा, देश का बँटवारा भी हो गया है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखा जाए, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि कोई बाहर से हमला ना कर सके। और सरदार पटेल को जो काम दिया गया, वो सरदार पटेल ने बहुत अच्छे से किया। लगभग 15 अगस्त 1947 जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसके पहले-पहले तक ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रिंसली स्टेट थे, वो शांतिपूर्वक भारत का हिस्सा बन गए। सरदार पटेल को एक ओपी बोलना ज़रूरी है, उनके लिए ताली बजाना ज़रूरी है कि वाह! क्या पर्सनैलिटी है उनकी, सच में वो आयरन मैन है। आज़ादी के पहले मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट शांतिपूर्वक भारत का हिस्सा बन गए। और उन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया, जिस एग्रीमेंट को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिस पर अगर आपने साइन कर दिया तो इसका ये मतलब है कि आप भारत का हिस्सा बन गए। मैं आपको समझाता हूँ, वेट करिए, थोड़ा सा डिटेल में समझिए ताकि हमेशा याद रहे। देखो बच्चों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन
इसका क्या मतलब है? एनसीईआरटी में लाइन आ रही है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है। ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है जिस पर अगर किसी भी प्रिंसली स्टेट के राजा ने साइन कर दी तो इसका ये मतलब हुआ कि वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कश्मीर ने इस पर साइन कर दिया तो इसका मतलब है कि वो इंडिया के साथ शामिल होने के लिए तैयार है। अगर पूछ ले कि बताइए वो कौन सा एग्रीमेंट है जिसके चलते प्रिंसली स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाया गया, तो आप बोलोगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। तो आजादी के पहले लगभग सारे ही प्रिंसली स्टेट्स ने एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जिसपे साइन करने का मतलब है कि वो ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनको इंडिया में ज्वाइन करना काफी मुश्किल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ये ऐसी रियासतें हैं जिनको भारत में शामिल करना काफी मुश्किल था। इस पूरे बुक के अंदर आप समझ जाओगे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर को हमने कैसे ज्वाइन किया। पहले हम जूनागढ़ की बात करते हैं। तो आपको पता है ये जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। वहां के जो राजा हुआ करते वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते, लेकिन यहाँ पे प्लेबिसाइट करवाया गया। प्लेबिसाइट का मतलब है यहाँ पे वोटिंग करवाई गई। प्लेबिसाइट को हिंदी में कहा जाता है, प्लेबिसाइट को हिंदी में कहा जाता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह का मतलब है पीपल्स वोट। पीपल्स वोट। तो जूनागढ़ का जो राजा है वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे प्लेबिसाइट यानी कि वोटिंग करवाई गई। वोटिंग के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने बोला कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। जूनागढ़ में वोटिंग कराई गई और मेजॉरिटी लोगों ने बोला हम इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं। कश्मीर के बारे में हम आने वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर समझेंगे, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम हैदराबाद और मणिपुर, हैदराबाद और मणिपुर इन दोनों की कहानी को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों यही आ सकता है कि वो कौन से प्रिंसली स्टेट हैं जिनको इंटीग्रेट करना काफी मुश्किल था। तो आप बोलोगे जूनागढ़, जो कि गुजरात के अंदर है। यहाँ पे हमने वोटिंग करवाई और लोगों ने बोला हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। दूसरा कश्मीर, कश्मीर को आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। तीसरा हैदराबाद और चौथा मणिपुर। हैदराबाद और मणिपुर को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। इस फोटो के अंदर ये आपको सरदार पटेल दिखाई पड़ रहे हैं। सरदार पटेल ये हमारे देश के, मैंने बता दिया आपको, पहले गृह मंत्री हैं, पहले डेप्यूटी पीएम हैं। इन रियासतों को इन्होंने ही ज्वाइन करवाया इंडिया के अंदर। और ये जो काले कपड़े में आपको दिख रहा है ये हैदराबाद का राजा है। ये कौन है बच्चों? ये काले कपड़ों में जो आपको दिख रहा है ये हैदराबाद का राजा हुआ करता। हैदराबाद के राजा को निजाम कहा करते। तो ये निजाम है, हैदराबाद का राजा यानी ये निजाम है। और ये क्या बातें हो रही होंगी? ये बातें ये हो रही हैं कि सरदार पटेल निजाम से कह रहे हैं कि आप प्लीज इंडिया का पार्ट बन जाइए, इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए और इसी में आपकी भलाई है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब पहले हम हैदराबाद को समझेंगे, देन हम मणिपुर को समझेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको कवर करना जरूरी है। शुरुआत करते हैं हैदराबाद से। तो हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता और ये चारों तरफ से भारत से जुड़ा हुआ करता। हैदराबाद के अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सभी एरियाज आया करते। हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता, जो दुनिया का वन ऑफ द अमीर इंसान की कैटेगरी में आया करता। यानी एक चीज आपको ये याद रखनी है कि आपने देखा है ना हैदराबाद कहाँ पे है। आज आप जिस हैदराबाद शहर की बात करते हो एक बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन आजादी के पहले जो हैदराबाद नाम का प्रिंसली स्टेट हुआ करता तो बहुत बड़ा था। मैं आपको मैप पे बताता हूँ। जैसे ये हमारे इंडिया का मैप है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंडिया का मैप बना लूँ अच्छे से। इंडिया का मैप आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। तो जैसे मान लीजिए ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है। अब मैप में अगर आप देखोगे तो लगभग ये वाला जो एरिया है, लगभग ये वाला जो एरिया है ये उस टाइम पे हैदराबाद हुआ करता। ये उस समय पे हैदराबाद प्रिंसली स्टेट हुआ करता। अब ये जो हैदराबाद है वो महाराष्ट्र भी उसके अंदर कुछ पार्ट आया करता, उसके अंदर कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का भी आता, उसके अंदर कुछ पार्ट कर्नाटका का भी आता, और उसके अंदर आज का जो तेलंगाना है वो भी आया करता। तो आप समझ सकते हो ये हैदराबाद प्रिंसली स्टेट काफी बड़ा हुआ करता और ये चारों तरफ से भारत से कनेक्टेड था। अब आप इमेजिन करो कि अगर ये हैदराबाद आजाद हो जाता तो कितना अजीब लगता कि भारत के पेट में, भारत के गर्भ के अंदर एक हैदराबाद नाम का देश है। और कितनी मुश्किलें होती इंडिया को अगर हैदराबाद आज के टाइम पे स्वतंत्र होता। आप ये मैप देख के इमेजिन करो एक बार कि अगर ये इंडिया के बीचों बीच ये वाला इलाका एक अलग देश होता तो कितनी मुश्किलें, कितनी प्रॉब्लम आती। सलाम है सरदार पटेल को
जिन्होंने हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया। अब जो हैदराबाद का राजा हुआ करता उसे क्या बोलते, मैंने बताया, उसके राजा को निजाम कहा करते, जो कि बहुत अमीर व्यक्ति हुआ करता, बहुत रिच हुआ करता। और निजाम की डिमांड क्या थी? निजाम बार बार कह रहा था कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे स्वतंत्र रहना है। यानी निजाम एक इंडिपेंडेंट देश बनाना चाह रहा था। सरदार पटेल ने बोला, बेटा चालाकी ना करो, मैं तुम्हारा पिताजी हूं, हमसे चालाकी मत किया करो। और सरदार पटेल की दूरदर्शिता यहाँ पे काम आई। सरदार पटेल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और निजाम ने एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, ये 1 साल के लिए किया गया नवंबर 1947 के अंदर। मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नॉट, एकदम आसान तरह से। यानी हमारी सरकार ने नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? निजाम के बीच में हुआ और हमारे भारत के सरकार के बीच में हुआ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब हुआ? आप बताओगे नवंबर 1947 में हुआ। किसके बीच हुआ? हैदराबाद के निजाम और भारत सरकार के बीच हुआ। कितने समय के लिए हुआ? तो आप बताओगे ये एग्रीमेंट 1 साल के लिए हुआ था, 1 ईयर के लिए हुआ था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हमारी सरकार ने हैदराबाद से बोला कि हम आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, हम आपके ऊपर अटैक भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम आपसे शांतिपूर्वक बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 साल के अंदर आप शांति से इंडिया का पार्ट बन जाओ। समझ आया? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब है हमारी सरकार ने वादा किया कि हम आपके ऊपर कोई भी आर्मी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपके साथ हम शांतिपूर्वक चर्चाएं करेंगे ताकि आप इंडिया का पार्ट बन जाओ। निजाम ने बोला ठीक है। निजाम तो बहुत चालाक है, बहुत चालू है, उसने बोला ठीक है। लेकिन ऐसा दिक्कतें बहुत आ रही हैं हैदराबाद के अंदर। दिक्कत क्या है? निजाम एक राजा हुआ करता, अमीर इंसान हुआ करता, और निजाम लोगों को, नवाब लोगों को, राजा लोगों को प्रजा से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। प्रजा उनकी भाड़ में जाए या उसके साथ गलत हो रहा हो, इससे राजा महाराजाओं को कोई तकलीफ नहीं होती है। इसीलिए हैदराबाद के अंदर लोग अब निजाम के खिलाफ मूवमेंट करने लगते हैं। ये मूवमेंट कौन कर रहा था? तेलंगाना साइड के अंदर जो किसान लोग थे, उनसे बहुत हफ्ता वसूली की जाती, उनसे बहुत टैक्स लिया जाता, उन पे बहुत अत्याचार करता निजाम। इसीलिए तेलंगाना के जो किसान हैं, वो निजाम के खिलाफ आंदोलन करते हैं। महिलाओं को कोई भी आजादी नहीं हुआ करती थी, वुमेन कहीं जा नहीं सकती थी, नौकरियां भी नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ जो नॉन मुस्लिम लोग हुआ करते, यानी हिंदू लोग होते, सिख लोग होते, क्रिश्चियन लोग होते, उन्होंने भी मूवमेंट किया, प्रोटेस्ट किया कि निजाम नॉन मुस्लिम यानी गैर मुसलमान पे अत्याचार करता है। और ये बात बिल्कुल सही थी। हैदराबाद का निजाम एक मुसलमान था और वो दूसरे हिंदूज पर बहुत अत्याचार करता। आए दिन वहां पे हिंदू लोग जिस बस के अंदर जा रहे होते, बस में आग लगा दी जाती या बस में मर्डर कर दिया जाता, महिलाओं का रेप कर दिया जाता। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। तो क्वेश्चन आएगा कि मूवमेंट कौन कर रहा है निजाम के खिलाफ? तो तेलंगाना के किसान कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं, नॉन मुस्लिम्स कर रहे हैं। साथ ही साथ हैदराबाद कांग्रेस नाम की पार्टी मूवमेंट कर रही है, कम्युनिस्ट लोग मूवमेंट कर रहे हैं। कम्युनिस्ट लोग ऐसे होते हैं जिनका मानना होता है कि समाज में बराबरी होनी चाहिए, एक इगैलिटेरियन, एक इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए जहां कोई अमीर कोई गरीब ना हो। कम्युनिस्ट लोग माइनॉरिटीज की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। तो कम्युनिस्ट लोग और हैदराबाद कांग्रेस आंदोलन कर रही है। और सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कहां पे हो रहा है? हैदराबाद टाउन के अंदर, यानी हैदराबाद शहर के अंदर, हैदराबाद नाम का जो शहर है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। मैं एक बार आपको ओवरव्यू वापस से दे रहा हूं कि भाई निजाम के खिलाफ मूवमेंट हो रहा है क्योंकि वो अत्याचार करता है। मूवमेंट कौन कर रही है? वुमेन कर रही हैं, किसान कर रहे हैं मूवमेंट, जो तेलंगाना साइड के किसान हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं। हैदराबाद कांग्रेस मूवमेंट कर रही है, कम्युनिस्ट लोग मूवमेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये सारा प्रोटेस्ट कहाँ पे हो रहा है? हैदराबाद शहर के अंदर ये सारा मूवमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि निजाम बहुत अत्याचार करता है अपने लोगों के ऊपर। आगे अब हम देखेंगे निजाम ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। वो निजाम चुप तो बैठने वाला नहीं है। निजाम ने लोगों पर अपने सप्रेशन को और बढ़ा दिया। निजाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स की मदद ली। निजाम के पैरामिलिट्री फोर्स को रजाकर कहा जाता। अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि निजाम के पैरामिलिट्री फोर्स को क्या कहा जाता। तो निजाम की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको रजाकर कहा जाता। निजाम ने अपने रजाकर नामक शैतानों को बोला कि तुम जाओ और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उन पर अत्याचार करो, उनकी हत्या कर दो। और जो ये रजाकर होते हैं वो इतने ज्यादा शैतान हुआ करते हैं कि इनके अत्याचार की कोई सीमा नहीं है। ये रजाकर लोग क्या करते हैं कि जाके महिलाओं को किडनैप करते, उनके साथ रेप कर लेते, मर्डर कर देते, ये लोगों को मेम कर देते। मेम मतलब ये लोगों को अपाहिज बना देते, लोगों का हाथ पैर तोड़ देते और अपाहिज बना देते। ये लोगों को लूट लेते और पर्टिकुलरली जो नॉन मुस्लिम हैं उनको टारगेट किया जाता। मैंने एग्जाम्पल भी दिया,
काफी बार ऐसा हुआ कि जो बसें थी उनको रोका गया और उसके अंदर मुस्लिम्स को साइड में किया गया और जितने नॉन मुस्लिम थे उन पे गोली चला दी गई, या फिर नॉन मुस्लिम वुमेन्स को पकड़ के उनके साथ रेप किया गया, गैंग रेप किया गया। सो इतना कुछ हो रहा है हैदराबाद के अंदर, सुन के कितना बुरा लगता है कि यू आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। और आज भी ऐसा हो रहा है। कुछ समय पहले पहलगाम का अटैक हुआ, आपने देखा ही होगा कैसे मुस्लिम्स को साइड करके नॉन मुस्लिम्स पे अटैक किया गया। तो ये हमारे भारत की आत्मा पर चोट करता है और इसीलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चुप नहीं बैठने वाली है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, सरदार पटेल ने ऑर्डर किया, तुरंत जाओ निजाम और पूरे हैदराबाद पे हमला कर दो। समय था सितंबर 1948 का। इंडियन आर्मी हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लेती है और सिर्फ 2 दिन के अंदर निजाम सरेंडर कर देता है और पूरा हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। जब सरदार पटेल से पूछा गया कि आपने आर्मी क्यों भेजी, तो सरदार पटेल कहते हैं मैंने आर्मी नहीं भेजी थी, मैंने पुलिस को भेजा था। अब सरदार पटेल तो सरदार पटेल हैं। तो ये कब हुआ, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सितंबर 1948 में हुआ। इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। ये बुक में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, क्योंकि हैदराबाद के अंदर पोलो ग्राउंड बहुत सारे हैं। पोलो एक तरह का गेम होता है, घोड़ों के ऊपर बैठ के खेला जाता है। हैदराबाद में जो पोलो के ग्राउंड है वो बहुत सारे हुआ करते। निजाम को भी पोलो खेलना बहुत पसंद हुआ करता, इसीलिए इसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब हुआ, सितंबर 1948 में हुआ और सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरे हैदराबाद और निजाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। आई होप आपको हैदराबाद की कहानी समझ में आ गई होगी, कैसे वहां पे निजाम था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया गया, मूवमेंट हुआ निजाम के खिलाफ, एट्रोसिटीज की गई लोगों के ऊपर रजाकर्स के द्वारा, और फाइनली हमारी सरकार ने ऑपरेशन पोलो किया सितंबर 1948 में। तो बच्चों ये तो रही हैदराबाद की कहानी। चलिए अब पढ़ते हैं मणिपुर की स्टोरी। अब हम समझेंगे मणिपुर में क्या हो रहा है, व्हाट वाज हैपनिंग इन मणिपुर। अब मणिपुर की कहानी भी बच्चों बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आजादी के कुछ समय पहले मणिपुर के जो महाराजा हुआ करते उनका नाम था बोध चंद्र सिंह। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मणिपुर के महाराजा कौन थे आजादी के टाइम पर। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे मणिपुर के महाराजा हुआ करते बोध चंद्र सिंह। और बोध चंद्र सिंह जो महाराजा थे वो आजादी के कुछ दिन पहले हमारी सरकार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर देते हैं। वो इस बात पर साइन कर देते हैं कि हम इंडिया का पार्ट बनेंगे, लेकिन वो कुछ शर्तें रखती हैं, उनकी कुछ शर्त है। उनकी शर्त क्या है कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, यानी जो अंदरूनी मामले हैं मणिपुर के, वो राजा ही संभालेगा। यानी बोध चंद्र सिंह ने आजादी के कुछ टाइम पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिया, लेकिन ये शर्त रखी गई कि मणिपुर के जो इंटरनल मामले होंगे, जैसे एग्रीकल्चर, मैरिज, टैक्सेशन, वो वहां का राजा ही संभालेगा। हमारी सरकार ने बोला ठीक है, हम फ्लेक्सिबल हैं, आपको ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार है। अब मणिपुर के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को डेमोक्रेसी हमेशा से पसंद आती है। जिसको एक बार डेमोक्रेसी मिल जाती है ना, तो कभी वो मोनार्की की बात नहीं करेगा, कभी वो डिक्टेटरशिप की बात नहीं करेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर आप कितने स्वतंत्र हो, आप सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, आप गवर्नमेंट की आलोचना करते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ के लोगों ने भी प्रेशर डाला अपने महाराजा के ऊपर कि इलेक्शन करवाओ, जिसके चलते महाराजा ने इलेक्शन करवाया मणिपुर के अंदर जून 1948 के अंदर। तो जून 1948 में मणिपुर के अंदर इलेक्शन हुआ और मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी यहाँ पे राजा महाराजा भी है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है भारत का। तो मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मणिपुर वो पहला पार्ट था इंडिया का जिसने आजादी के बाद इलेक्शन करवाए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर। बच्चों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब होता है ये समझना जरूरी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सारे ना पॉलिटिकल साइंस के अंदर ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, इनका मतलब पता होना जरूरी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि एवरी एडल्ट सिटीजन, हर एक एडल्ट सिटीजन जो है उसके पास वोटिंग राइट होगी, यानी उसके पास वोट देने का अधिकार होगा। यानी हर एक एडल्ट के पास ये अधिकार है कि वो वोट कर सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी है, औरत है, पुरुष है, महिला है, हिंदू है, मुस्लिम है, कौन सी भाषा बोलता है, कौन से धर्म का है, कैसा पहनावा है उसका, कौन सी कास्ट है उसकी, कौन सा सेक्स है उसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक एडल्ट सिटीजन के पास वोटिंग देने का अधिकार होगा। पहले 21 साल के ऊपर ये हुआ करता था कि अगर आप 21 प्लस हो तो आप वोट कर सकते हो, लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया और कहा गया कि आप या 18 साल से ऊपर हो तो वोट डाल सकते हो। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि हर एक एडल्ट के पास वोट देने का अधिकार है, भले वो कोई सा भी धर्म फॉलो करे, कोई से भी कास्ट का हो, कोई सी भाषा बोलता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले एज लिमिट क्या हुआ करती थी, 21 साल हुआ करती थी, यानी अगर आप 21 साल के ऊपर हो
तो वोट दे सकते हो। बाद में इसको चेंज किया गया और अब आप अगर 18 साल के हो या अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आप वोट देने जा सकते हो। तो यानी पब्लिक के प्रेशर में आके महाराजा ने वोटिंग करवाई मणिपुर के अंदर जून 1948 में, और मणिपुर वो पहला पार्ट बन गया इंडिया का जहां पे इलेक्शन किया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की मदद से। यानी मणिपुर वो पहला हिस्सा था भारत का स्वतंत्रता के बाद जहां पे चुनाव किए गए और सभी एडल्ट लोगों को वोटिंग राइट दिया गया। यानी कितनी बड़ी बात है सभी लोगों को वोटिंग राइट देना, क्योंकि यूरोप के अंदर तो महिलाओं को वोटिंग राइट बहुत बाद में दिया गया, बहुत बाद में दिया गया। लेकिन इंडिया आजादी के तुरंत बाद मणिपुर के अंदर इलेक्शन होता है और वहां पे जब इलेक्शन किया गया तो सभी एडल्ट को यह अधिकार था कि वो जाकर वोट दे सकते हैं। यहां से बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, पूछता है कि वो कौन सा राज्य था जहां पे आजादी के बाद पहली बार इलेक्शन हुआ, तो आप बताओगे उस राज्य का नाम है मणिपुर। मणिपुर। अब जो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी वहां पे बहुत सारे डिफरेंस हुआ करते थे। वहां पे मणिपुर कांग्रेस नाम की पार्टी कहती कि हमें पूरी तरह से भारत में मर्ज कर जाना चाहिए, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हमें भारत में पूरी तरह से मर्ज नहीं करना चाहिए। यानी जाहिर सी बात है जो मणिपुर के अंदर विधानसभा होती है, आपने सुना होगा आपके राज्यों के अंदर भी विधानसभा होती है, तो मणिपुर के अंदर जो विधानसभा हुआ करती उसके अंदर दो अलग अलग विचार देखने को मिलते। पहली, जो मणिपुर कांग्रेस नाम की पार्टी है वो क्या कहती कि हमें इंडिया के साथ मर्ज हो जाना चाहिए, और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो दूसरी अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो कहती थी कि हमें इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत प्रेशर बनाया महाराजा के ऊपर, जिसके चलते महाराजा प्रेशर में आ जाते हैं और सितंबर 1949 में मर्जर एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। मर्जर एग्रीमेंट का मतलब है कि महाराजा ये एग्री कर जाते हैं कि मणिपुर को हम इंडिया का पार्ट बना देंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाली जो डेट है वो याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत प्रेशर बनाया जिसके चलते महाराजा मर्जर एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, यानी वो सहमति दे देते हैं कि हम मणिपुर को पूरी तरह से इंडिया का पार्ट बनाना चाहते हैं। और ये मर्जर एग्रीमेंट कब हुआ? सितंबर 1949 में हुआ। ये मर्जर एग्रीमेंट सितंबर 1949 में हुआ। चलो बच्चों, आगे ये कार्टून दिया हुआ है। अब हमारे एग्जाम के अंदर कार्टून्स भी आते हैं, तो इस कार्टून को भी समझ लेते हैं, इस कार्टून का क्या मतलब है। इस कार्टून के अंदर आपको सरदार पटेल देखने को मिल रहे हैं, और ये सामने जो ये आपको व्यक्ति देखने को मिल रहा है ये मणिपुर का महाराजा है। और ये किसके ऊपर बैठा है? ये मणिपुर का जो महाराजा है ये वहां के लोगों के ऊपर बैठा हुआ है, ये वहां के पीपल्स के ऊपर बैठा हुआ है। इस कार्टून के अंदर ये वाले जो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने गमछा लिया है, इस तरह से धोती पहनी है, वो सरदार पटेल है। और ये बगल में जो व्यक्ति मोटा सा है जिसने मुकुट लगाया है वो मणिपुर का महाराजा है। और ये मणिपुर का महाराजा एक बहुत पतले दुबले व्यक्ति पर बैठा हुआ है, ये बहुत पतले दुबले पर्सन पर बैठा हुआ है, और इस पर्सन का नाम है मणिपुर के लोग। तो ये कार्टून ये दर्शाता है कि जो मणिपुर का महाराजा था वो अपने लोगों पर कितना अत्याचार करता। महाराजा सुख संपत्ति से एकदम मोटा हो गया था और वो अपनी प्रजा को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो अपनी प्रजा के कंधे के ऊपर बैठा हुआ है, उनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर बैठा हुआ है, प्रजा को वो पूरी तरह से चूस ले रहा है। जो उसके लोग हैं वो एकदम पतले दुबले गरीब हो चुके हैं। और ये कार्टून ये भी दर्शाता है कि सरदार पटेल कुछ कह रहे हैं। सरदार पटेल कह रहे राजा आप उठो मत, बैठे रहो, बस हमको ये डिब्बा दे दो, बस हमको ये बॉक्स दे दो। इस बॉक्स पे लिखा है कि इस बॉक्स पे लिखा है कि हमको मणिपुर का डिफेंस दे दो, हमको मणिपुर का जो कम्युनिकेशन है वो दे दो, और मणिपुर का जो एक्सटर्नल अफेयर है वो हमको दे दो। यानी पटेल की जो दूरदर्शिता है, उनकी जो फार साइटेडनेस है, उनकी जो एक बहुत अच्छी अप्रोच है, वो इस कार्टून के अंदर दर्शाई गई है। ये कार्टून दर्शाता है कि पटेल कितने आसानी से कह रहे हैं कि महाराजा मैं आपको भगा नहीं रहा हूं, बस आप ये जो बॉक्स लिए हो वो हमको दे दो। इस बॉक्स पे लिखा है आप मणिपुर का डिफेंस इंडिया को दे दो, मणिपुर का कम्युनिकेशन का पूरा मामला इंडिया को दे दो, और जितने भी आपके एक्सटर्नल अफेयर हैं, बाहरी मामले हैं, वो इंडिया को दे दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये सरदार पटेल के एक अच्छे अप्रोच को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अच्छी तरह से सभी प्रिंसली स्टेट को इंडिया के अंदर ज्वाइन किया। देखो फोटो में लिखा हुआ है, ये कार्टून दर्शाता है कि मणिपुर का राजा और वहां के लोगों के बीच में कैसा रिश्ता है। राजा अपने लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लोग पतले दुबले हो गए हैं। और ये भी दर्शाता है कि पटेल की अप्रोच बहुत अच्छी है, वो महाराजा को कितने अच्छी तरह से परसुएड कर रहे हैं कि बस आप हमको अपने अंदरूनी मामले खुद रखो, बाहरी मामले हमको सौंप दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये कार्टून ये भी दर्शाता है कि पटेल की अप्रोच बहुत अच्छी है। ऐसे ही नहीं उनको आयरन मैन कहा जाता है,
लोह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया महाराजा को कि आप बाहरी मामले हमको दे दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और फाइनली प्रेशर के अंदर महाराजा मर्जर एग्रीमेंट पे साइन भी कर देता है सितंबर 1949 में, और मणिपुर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाए। ऑलरेडी 50 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं इस लेक्चर को शॉर्ट रखना चाहता हूँ। ये हमारा पार्ट 2 था, जिसके अंदर हमने समझा प्रिंसली स्टेट के बारे में। प्रिंसली स्टेट के अंदर क्या प्रॉब्लम आई वो हमने समझा। सरदार पटेल को हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट की अप्रोच हमने समझी। देन हमने हैदराबाद और मणिपुर को समझा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल सीबीएसई एक क्वेश्चन इनके बारे में पूछ रहा है। तो प्लीज आप लोग हैदराबाद मणिपुर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं आपसे फिर जल्दी मिलूंगा, कुछ ही दिनों बाद पार्ट 3 लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 3 कुछ ही दिनों में आएगा, जिसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी से अलविदा लेता हूं। अच्छे से इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करिएगा, फिर हम जल्दी मिलेंगे कुछ ही समय बाद और इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ सीयूईटी के एग्जाम भी हो रहे हैं, तो आपको मैंने बताया कि मैं बीएचयू से हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूं। तो अगर बीएचयू से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ लो, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं बीएचयू के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। लेकिन कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।